हेलो एवरीवन, सीए फाइनल ऑडिट न्यू एंड ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेक्चर जिसमें हम कवर करेंगे सारे अमेंडमेंट्स जो लागू होंगे मई 2020 की आपकी एग्जाम से। नवंबर 2019 के बाद क्या क्या बदल गया है ऑडिट में, तो ये सारे बदलाव इंस्टीट्यूट ने प्राइमरली दो जगह इंट्रोड्यूस किए हैं, एक आपके स्टडी मटेरियल में और दूसरा आपके आरटीपी में। और इसी तरह से हमने हमारे इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट सेशन को डिवाइड कर दिया तीन पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट क्या है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अमेंडमेंट्स व्हिच आर कवर्ड इन द आरटीपी। पार्ट 2 में वी आर गोइंग टू कवर अमेंडमेंट्स व्हिच आर देयर इन द स्टडी मटेरियल फॉर 2020, जो इंस्टीट्यूट ने मई एंड नवंबर 2020 के लिए एप्लीकेबल स्टडी मटेरियल के नाम से अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया है। और इन सबके अलावा जो स्टडी मटेरियल में इंस्टीट्यूट ने कुछ नए एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस किए हैं, प्लस स्टडी मटेरियल और आरटीपी में कुछ इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज नाम की चीज आई है जिसमें आपको एक कहानी दी जाएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आप बचपन में करते थे वैसी, और उस कहानी के ऊपर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और मजे की बात यह है कि एक कहानी पे जो सवाल आएंगे वो आपके अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड आएंगे। सो देयर कुड बी वन क्वेश्चन रिलेटिंग टू एथिक्स, देयर कुड बी अनदर क्वेश्चन रिलेटिंग टू कंपनी ऑडिट, द अदर वन टॉकिंग अबाउट समथिंग विद रिस्पेक्ट टू tax audit provision, the other one connecting some provisions of bank audit or NBFC audit, all combined in one case study. इसलिए इंस्टीट्यूट ने इसे इंटीग्रेटेड केस स्टडीज का नाम दिया। एंड दीज एमसीक्यूज एंड द इंटीग्रेटेड केस स्टडीज व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टडी मटेरियल एंड द आरटीपी इज आल्सो समथिंग व्हिच वी विल डिस्कस। इस लेक्चर में हम पार्ट ए कवर करेंगे, जिसका मतलब हम आरटीपी में जो अमेंडमेंट्स आए वो कवर करेंगे। अगर मैं आपको एक क्विक ओवरऑल व्यू दूं तो उस केस में आई कैन जस्ट जनरली से कि आपके सारे अमेंडमेंट्स को आप प्राइमरली चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला अमेंडमेंट आपका नेटवर्क और नेटवर्क फॉर्म से रिलेटेड है, जो एथिक्स के पोर्शन से रिलेटेड, जो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे। दूसरा अमेंडमेंट आपका ऑडिटर के रेजिग्नेशन से रिलेटेड है, जहां ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिस्टेड एंटिटीज या उनकी मटेरियल सब्सिडरी में अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एलओडीआर स्टॉक एक्सचेंज को ऑडिटर के रेजिग्नेशन की इंफॉर्मेशन देना होती है। उससे रिलेटेड there has been some kind of a notification which the SEBI has issued, against which the ICI has given an implementation guide, and it has made it mandatory for the auditor in December 2019, and that is why this has been introduced in your syllabus for May 2020 as well. ये दो चीजें आरटीपी में है। स्टडी मटेरियल में जो चेंजेस हैं उनको आप प्राइमरली अगेन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला आपका एनबीएफसी रिलेटेड कुछ चेंजेस हैं, दूसरा अगेन ऑडिट कमेटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दैट इज द एरिया व्हिच इज मोस्ट प्रोन टू चेंजेस, जो आप कंपनी लॉ में भी पढ़ते हैं, बट ऑडिट में भी हम उसको ऐसे इक्वल डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। And then is the MCQs. So what we'll do is let's jump to the part 1 of this particular audit amendment series, जो आपके लिए एक आस कहलाएगी या एक आस जनरेट करेगी, whatever it is. In this audit amendment series for May 2020, the lecture number 1, which is this lecture, we are going to cover two amendments, one relating to network and network firms and second relating to auditors resignation. अब हम शुरुआत करें ये सब डिस्कशन की। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको इस तरह के कुछ नोट्स लगेंगे इनफैक्ट आपके सेल्फ स्टडी के लिए। यहाँ डिस्कशन में मैं नोट्स स्क्रीन पर रेफर करूंगा, तो आप इन्हीं को यहाँ पे रेफरेंस के रूप में देख सकते हैं। और ये बेसिकली क्या है, ये कुछ नहीं, ये हमारी ऑडिट फास्ट ट्रैक बैच में जो हम नोट्स यूज करते हैं, दीज आर दोज नोट्स। ये नोट्स दो फॉर्मेट में है, एक दीज आर इन द फॉर्मेट ऑफ चार्ट्स एंड द सेकंड वन इज बेसिकली इन द फॉर्मेट ऑफ डिटेल नोट्स। सो लेट मी गिव यू अ वेरी क्विक आइडिया। जैसे फॉर एग्जांपल रेजिग्नेशन है, तो रेजिग्नेशन के ये डिटेल नोट्स हैं आपके, जो हम लोग हमारी लेयर 2 जो रेगुलर क्लास में हम डिटेल नोट्स की बुक यूज करते हैं। माय स्टूडेंट्स नो दैट वी बेसिकली हैव आवर मटेरियल डिवाइडेड इन 3 पार्ट, पार्ट 1 being the charts, drone chart, part 2 being the detailed notes which we now call as the SJ study material, and part 3 being the question bank. So this is part 2 and this is part 3 which is the drone chart. मैं आपको जान के, ये भी आपको बता के मुझे और बड़ी खुशी हो रही है, आपको भी जान के बड़ा आनंद प्राप्त होगा कि अब हमने पूरे ऑडिट सिलेबस के ड्रोन चार्ट्स प्रिपेयर कर दिए हैं और ऑडिट की फास्ट ट्रैक बैच के साथ हमने इन्हें स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट जो अभी हमने रिसेंटली ऑडिट की फास्ट ट्रैक बैच कंप्लीट करी, 70 आवर्स में A to Z ऑफ ऑडिट एवरीथिंग कवर्ड वाज बेसिकली थ्रू ड्रोन चार्ट्स, एंड व्हिच इज एज ऑफ नाउ अवेलेबल टू आवर स्टूडेंट्स ऑफ फास्ट ट्रैक बैच।
और उसके साथ ही हमने उनके साथ एक क्वेश्चन बैंक भी शेयर करी है विच हैज 817 क्वेश्चंस इन टोटल, जो फास्ट ट्रैक बैच के स्टूडेंट्स के साथ एज अ कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल दिया है. फॉरगेट अबाउट इट. यहाँ पे अभी आपको क्या चाहिए, ये अमेंडमेंट्स देखने के लिए ड्रोन चार्ट और रेगुलर नोट्स, ये दोनों आपको fast.edu.in अपनी वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगा. आप डाउनलोड करके उसको रख लीजिए, बाद में प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेना. अभी डिस्कशन करने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑन ऑडिट अमेंडमेंट सीरीज की हमारे पार्ट ए ऑफ द लेक्चर, जिसमें सबसे पहला डिस्कशन हम करेंगे which is relating to your chapter on ethics, and it talks about network and network forms. What is this? सबसे पहली चीज, सीए इंस्टीट्यूट ने बेसिकली एक गाइडलाइन इशू करी थी, गाइडलाइंस फॉर networking, and these guidelines were issued on 27th of September 2011. क्या बात कर रहे हो सर, this is what 8-9 years ago. जी हाँ, तो ये अमेंड हो गई क्या? नहीं, अमेंड नहीं हुई है. गाइडलाइंस तब की है. आज भी इन गाइडलाइंस में कंपनीज एक्ट 1956 का ही रेफरेंस आता है, जिसमें ये कहा गया था कि भाई अगर सीए फर्म और ग्रुप ऑफ फर्म्स एंड प्रैक्टिशनर्स want to come together and form a network, a powerful network, so that they can assist each other and actually can grow their businesses, then they can do so by registering a network with the institute, and all the individual firms which will be a part of the network will be known as the network firms. And then these firms can, on their stationery website, blah blah blah, can put up these particular information as if that they are part of this particular network. ये गाइडलाइन 2011 में आ गई, इसमें सच कोई अमेंडमेंट नहीं आया, ये आज तक ऐसी की ऐसी है. बट एक मेजर इशू सामने आया, और वो ये कि कई सारी सीए फर्म्स ने एक इनफॉर्मल एसोसिएशन बनाना शुरू कर दिया. किस चीज का? बेसिकली एक रेफरल अरेंजमेंट, जिसमें हमने ये कहा कि आदमी हूं, आदमी के काम आता हूं. बहुत ही बुरा था. हमने कहा भाई एक इंसान के काम आएगा, एक सीए के काम आएगा. तो मेरे पास कोई काम आता है जो मैं नहीं, पर मुझे मालूम है मेरा दोस्त कर सकता है, या दोस्त के पास कोई काम आया जो वो नहीं, मैं कर सकता हूं, तो मैं उसे और वो मुझे रेफर करेगा, जो कि परमिटेड है क्लॉज 2, 3 और 5 में. इनफैक्ट शेड्यूल to the Chartered Accountant Act के शेड्यूल 1 के पार्ट 1 के क्लॉज 2 में शेयरिंग ऑफ फीस wherein you are allowed to pay a share in fees, क्लॉज 3 में accepting a share in fees, क्लॉज 5 में securing business through services of a person, और क्लॉज 6 में एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर कुछ प्रोहिबिशंस हैं. और इन सभी जगह चार्टर्ड अकाउंटेंट से अगर काम का लेन देन करता है, फीस शेयरिंग करता है, तो ये एक एक्सेप्शन है और परमिटेड है. तो प्रॉब्लम क्या हुई सर? प्रॉब्लम ये होने लगी कि क्योंकि सीए फर्म से काम मांग सकती है, तो हुआ ये कि कई सारी सीए फर्म्स के समूह ने एक इनफॉर्मल एसोसिएशन बनाया और कहा कि यार जब भी हम कोई टेंडर में अप्लाई करेंगे, जब भी हमें किसी प्रपोजल पे रिप्लाई देना होगा, तो हो सकता है कि हमारा क्लाइंट चाहे कि हमारी प्रेजेंस अक्रॉस द कंट्री होना चाहिए, जो कि है नहीं. तो अपन एक काम करते हैं, अपन 10 फर्म्स आपस में टाइप कर देते हैं, किसी भी प्रपोजल के जवाब में अपन सबके नाम दे देंगे और कह देंगे कि भाई हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, वी आर ऑल एफिलिएट्स, एसोसिएट्स ऑफ वन अनदर, so that what will happen is we will have a better position to compete with the national and the multinational firms like the big fours who do have their presence across. तो इस लॉजिक से कुछ सीए फर्म्स ने एक इनफॉर्मल एसोसिएशन बनाना शुरू कर दिया, जो कि वो प्राइमरीली काम मांगने के उद्देश्य से बना रहे थे. ये एसोसिएशन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि काम करने के हमारे तरीके एक जैसे हैं, या कुछ काम हम लोग जॉइंटली कंडक्ट करेंगे, या हम एक दूसरे के रिसोर्स को आपस में एक दूसरे से शेयर करेंगे, या हमारे पार्टनर्स कॉमन है या ओनर्स कॉमन है. ऐसा कुछ भी नहीं है.
बस यूँ समझ लो कि आप सीए बन गए, सीए बनने के बाद आपने जीएमसीएस करी, जिसमें आपने इनफैक्ट पहले ही करना पड़ती है, अब तो एग्जाम से जो बड़ी अच्छी नेटवर्किंग हुई, रैंक आ गई आपकी, तो आप इंस्टीट्यूट के रैंकर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बैंगलोर गए, जहाँ इंस्टीट्यूट बढ़िया आपको 20 दिन रखता है और 20,000 रुपये मात्र में आपको बहुत बढ़िया शानदार एक्सपोजर दिया जाता है, प्लस एक आपका एक्सक्लूसिव कैंपस कराया जाता है। तो आप वहाँ गए, आपकी बढ़िया नेटवर्किंग हो गई और वहाँ पे नौकरी तो नहीं मिली पर नेटवर्क अच्छा हो गया, तो हम प्रैक्टिस में आ गए। होता है, हमारी एक आम मानसिकता होती है कि भाई हम जॉब के लिए जाना चाहते हैं, नहीं लगेगी तो प्रैक्टिस करेंगे, नहीं जमेगी तो पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो हमने क्या किया, हमने एक बड़ा हमारा दोस्तों का नेटवर्क सा बन गया, सब प्रैक्टिस में आ गए किसी कारण से, तो हमने सबने आपस में बात करी कि यार एक ग्रुप बनाते हैं और कहीं पर भी कोई भी काम अगर आएगा तो सिर्फ रेफर ही नहीं, अपन अपने आप को एज अ ग्रुप प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेरा आर्टिकल आपके यहाँ आके बैठेगा और कभी आपके बिहाफ पे काम कर देगा, या अपने बीच में कोई कॉमन ओनरशिप है, या हमारी कोई एक कॉमन बिजनेस स्ट्रैटेजी होगी, या हमारे बीच कोई कॉमन कंट्रोल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्योर काम मांगने के उद्देश्य से हमने एक ग्रुप बना दिया। तो सवाल ये उठा कि क्या इस तरह का एसोसिएशन बना के अपने आप को एक नेटवर्क बताया जा सकता है, और इसी के लिए दिसंबर 2019 में आईसीआई के एक्टिंग सेक्रेटरी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अंतर्गत इनफैक्ट एक सर्कुलर जारी किया, एक नोटिस जारी किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये कहा कि इस तरह के एसोसिएशंस जो फॉर्म्स बना रही हैं for the purpose of securing work or basically showing themselves as a network is absolutely prohibited. And if you want to make a network, you have to make it as per the networking guidelines issued by the institute in 2011. इसका मतलब सिंपली ये हो गया कि अगर आप बोलना चाहते हैं कि यार हम 10 सीए फर्म्स या 10 दोस्त एक ही नेटवर्क का पार्ट है जो अलग अलग शहरों में बैठे हुए हैं, तो ऐसा करने से पहले आपको आईसीआई के पास अपनी 10 फर्म का एक नेटवर्क रजिस्टर कराना पड़ेगा। और ये नेटवर्क रजिस्टर कराने की इंस्टीट्यूट की कुछ गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करना पड़ेंगे, और उस गाइडलाइन का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है, बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क, जहां से अपने को पूरा काम डिस्कशन हमारा शुरू करना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट आई होप समझ में आ गया। कॉन्टेक्स्ट इतना सा है कि इफ यू वांट टू प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क or show that you are a network firm belonging to a particular network, you can only and only do that if you register yourself as a part of a network. If the network firm registers itself as a part of a network, or group of firms register their network with ICI as per the guidelines. Now what we are discussing primarily is the guidelines. यानी यहाँ पे जितनी चीजें अब अपन पढ़ने वाले हैं ये सब क्या है, बेसिकली these are all guidelines for networking issued by the institute. ये पूरी गाइडलाइंस ही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि आपका आरटीपी उसको आइडेंटिफाई नहीं करता है एज अ गाइडलाइन, बट दीज आर एक्चुअली ऑल गाइडलाइंस। इस गाइडलाइंस में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए अगर कोई चीज़ है तो वो बेसिकली है हमारी गाइडलाइन नंबर 2, जिसमें डेफिनेशंस दी गई हैं, और इन डेफिनेशंस के अंतर्गत द क्लॉज जी एक्चुअली डिफाइंस व्हाट डू वी मीन बाय अ नेटवर्क, एंड क्लॉज एच डिफाइंस व्हाट इज अ नेटवर्क फॉर्म। प्लीज ध्यान रखना, शब्दावली का प्रयोग बहुत ध्यान से करना। नेटवर्क शब्द का मतलब है, नेटवर्क शब्द का मतलब है समूह। दैट मीन्स नेटवर्क is meaning, sorry, network means a group of practitioners forms LLPs who form part of a network, and network forms are the constituent forms who basically are the members of that particular network. तो ये बेसिक फंडा है। चलिए हम नेटवर्क फॉर्म की डेफिनेशन और नेटवर्क की डेफिनेशन देखते हैं। नेटवर्क की डेफिनेशन में आपको प्राइमरली ध्यान क्या रखना है, तो ये बोलते हैं नेटवर्क बेसिकली क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रैक्टिशनर्स, प्रोप्राइटर्स और फॉर्म्स, इवन एलएलपीस, जिन किसी को प्रैक्टिस करने की परमिशन है। ये इस तरह के सारे लोग जब आपस में मिल जाते हैं, और क्यों मिलते हैं, एम्ड एट कोऑपरेशन एंड
they have common control or they have common quality control QCPP जो हम कह रहे थे, quality control policies and procedures, or they have a common let's say a cost or a profit sharing arrangement between themselves, or they have a common business strategy between themselves, or you can say that they use a common brand name, or you can say that the owners are common, or you can say that they basically within themselves share the resources. इनमें से कोई भी चीज वो करते हैं और उनका उद्देश्य आपस में कोऑपरेट करना है, अगर ये दो कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं तो ही उस पर्टिकुलर केस में आप नेटवर्क बना सकते हो. तो सबसे पहली चीज आपको बहुत ध्यान से समझना है दोस्तों, दिस इज नॉट अ रिविजन विच आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क फर्म्स, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू हैव द राइट वे टू राइट थिंग्स, बिकॉज एवरीथिंग इज एक्चुअली हिडन इन द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क. तो नेटवर्क होने के लिए क्या जरूरी है, तो इट सेज नेटवर्क इज अ लार्ज स्ट्रक्चर विच इज एम्ड एट cooperation, and it is clearly aimed at, and you can see profit or cost sharing, common ownership, common control or management, common quality control policies and procedures, common business strategy, common brand name, or a significant part of professional resources are common. अगर इनमें से कोई भी चीज है तो ये सारी जितनी की जितनी चीजें ये सब और है विद इन दीज पॉइंट्स, और ए एंड बी आपस में एंड पॉइंट्स हैं. इसका मतलब यह है कि दो चीजें होना जरूरी है, एक कोऑपरेशन करने का आपका एम, और बी क्लियरली आपका एम होना चाहिए ईदर ऑफ दीज पर्टिकुलर थिंग्स. तो आपको सबसे पहली चीज ये तो एज इट इज याद रखना पड़ेगा. इसके लिए आप सिंपली इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बीबी और सीसीसी. You can say basically when I talk about BB, that means you have a common business strategy, or you have a common brand name which you are using, or a trade name. O would basically refers to the fact that you have common ownership, or you are basically sharing resources. C would refer to the fact that you have common control similar to ownership, or you have C, QCPP, common quality control policies and procedures, or you basically do a cost or a profit sharing. अगर ये चीजें मौजूद हैं, अगर इनमें से कोई भी एक चीज मौजूद है और आपका एम कोऑपरेशन है, तो माना जाएगा कि आप एक लार्ज स्ट्रक्चर हो जो कि नेटवर्क की परिभाषा में आएगा, और फिर आपको अपने नेटवर्क को रजिस्टर कराना पड़ेगा. तो इसके लिए इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इन द गाइडलाइन 3 द इंस्टीट्यूट एक्चुअली एक्सप्लेन द होल कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क. और इन्होंने कुछ नहीं किया है कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क में, ये जितने भी हमारे क्या हैं पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इन सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया है. तो अगर अपन देखेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क में एक एक करके इन्होंने इन एक्सप्लेनेशंस को दिया है और एक्सप्लेन किया है कि इन मैटर्स को कैसे डील किया जाएगा. आई विल क्विकली एक्सप्लेन यू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, फिर अपन एक बार रीड आउट कर लेंगे. इंस्टीट्यूट कहता है कि जब हम प्रॉफिट और कॉस्ट शेयरिंग की बात कर रहे हैं तो आप देखना हर जगह क्या लिखा हुआ है. बोलते हैं कि अगर दो या दो से ज्यादा फर्म्स आपस में प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं तो मान लिया जाएगा कि if they are aimed at cooperating with each other and they are also sharing profit, it will be deemed that they are a network, and if it is deemed they are a network, they will have to get themselves registered with ICAI. Please understand the concept very well. क्या हुआ दोस्तों, प्रॉब्लम क्या हो गई, सपोज फॉर एग्जांपल डेलॉयट KPMG जैसी अगर आप फर्म्स की बातें करो. अब डेलॉयट तो चलो ठीक है, इंडिया में जब अलाउड था फॉरेन फर्म्स को इंडिया में आके रजिस्टर करना, तब डेलॉयट और PW प्राइस वाटर हाउस रजिस्टर कर गए थे, लेकिन KPMG हुआ उसके बाद में. तो इन्होंने क्या किया, एक नेटवर्क बना के अपना काम करना शुरू किया. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, SR बार्टली बॉय को अर्न्स्ट एंड यंग ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया और यहाँ पे उसको अपना ब्रांड यूज करने की परमिशन दी और कहा कि आप हमारे नेटवर्क का पार्ट हो और आप यहाँ पे ये सारे काम करो. तो ICAI ने बोला जैसे ही SR बार्टली बॉय क्या कर रहा है, EY ग्लोबल के साथ अपने प्रॉफिट शेयर कर रहा है, तो हम मान लेंगे, ऐसा assume कर लेंगे, क्या मान लेंगे, we will assume that if they are sharing cost or profit and they are cooperating each other, we will assume they are a network, they'll have to register it with ICAI. और ये गाइडलाइंस के अंदर जब आप रजिस्टर करोगे तो फिर क्या होगा, there are a lot of provisions which you will have to follow, which are very very simple, basic. सबसे important provision ये है कि आपको ICAI के पास रजिस्टर करना होगा और एक पर्टिकुलर फॉर्म या प्रैक्टिशनर एक ही इंडियन नेटवर्क और एक ही फॉरेन नेटवर्क का पार्ट हो सकता है. बाकी सब डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्मेलिटीज और एथिक्स का कंप्लायंस की बात है, नथिंग मच.
तो इसलिए क्या हुआ, ये डेफिनेशन ऐसी बनाई गई कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो यू विल बी डीम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क, एंड इफ यू आर डीम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ नेटवर्क यू हैव टू गेट योर नेटवर्क रजिस्टर्ड विद द इंस्टीट्यूट फर्स्ट. दिस इज द बेसिक होल लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर गाइडलाइन. तो अगर आप प्रॉफिट या कॉस्ट शेयरिंग करोगे आपस में, ओनर्स अगर आपके कॉमन हुए, मैनेजमेंट और कंट्रोल अगर आपका कॉमन है, you are deemed to be a network and you have to get yourself registered. You have common quality control policies and procedures. इसका मतलब क्या है, QCBP हमारे एक ही है, यानी हमारी क्या है बेसिकली 5-6 फॉर्म्स है और एक QCBP बनाया, हर कोई वही फॉलो करता है. You are deemed to be a part of the network. You have common business strategy. हम साथ में एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं. कैसे? एक काम करते हैं यार, टैक्स वाले सारे काम तुम देखो, ऑडिट वाले सारे मैं देखता हूँ, मैं उसमें स्पेशलाइज करूंगा, मेरी कॉमन स्ट्रैटेजी. एक काम करो, जितने भी लो ऑडिट फीस वाले काम है तुम रखो, मैं प्रीमियम क्लाइंट्स के ऊपर फोकस करूंगा. अपन साथ में मिलकर इस तरह से काम करते हैं. कॉमन बिजनेस स्ट्रैटेजी. कॉमन ब्रांड नेम आप समझते हैं, ब्रांड नेम कैसे यूज किया जा सकता है. इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ इनिशियल्स, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ सफिक्स टू योर नेम, प्रीफिक्स टू योर नेम. जहां पे आप रिपोर्ट साइन करते हो वहीं पे अगर आप ब्रैकेट में एज एन एफिलिएट ऑफ ऐसा कुछ भी लिख दो और ये एक प्रथा चली आ रही है तो मान लिया जाएगा दिस इज अ कॉमन ब्रांड नेम. यू विल बी डीम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क. And if you share your professional resources, then also you are deemed to be a part of network. But remember, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, significant part of professional resources. इसका मतलब क्या हुआ, हो सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ही बिल्डिंग में 2 CA के ऑफिस है. कई बार होता है भाई हमारे यहाँ कुछ काम की बात है, कोई सपोज काम की जरूरत पड़ रही है या आर्टिकल्स आए नहीं है, पड़ोस का CA अपना अच्छा परिचित है, हमने उसे बोला यार भेज देना. या सपोज मुझे ऑफिस स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई तो मैंने उसकी जगह थोड़ी बहुत मैंने क्या किया, आई हैव टेकन हिम फॉर सम टाइम. क्या मैं बोल दूं कि ये शेयरिंग ऑफ रिसोर्स है? तो इसलिए यहाँ पे शब्द यूज किया है कि ये शेयरिंग ऑफ रिसोर्स तो है, पर नहीं माना जाएगा कि ये सिग्निफिकेंट शेयरिंग ऑफ रिसोर्स है. तो सिग्निफिकेंट क्या होगा? ऑब्वियसली दिस इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एंड इट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ दीज पर्टिकुलर मैटर्स. बट यस, लेट मी टेल यू दैट सिग्निफिकेंट शेयरिंग ऑफ रिसोर्स एसेंशियली वुड मीन दैट आप साफ साफ देख के नजर आ रहा है कि इट इज नॉट जस्ट दैट यू आर फॉर द पर्पस ऑफ कन्वीनियंस शेयरिंग द रिसोर्सेज. इट एक्चुअली मींस कि आपकी स्ट्रैटेजी है कि आप सारे रिसोर्सेज को साथ में लेके प्लानिंग करते हो. तो इस तरह से इफ यू एक्चुअली वर्क then you will be deemed to be a part of a network. If you are deemed to be a part of network, get your network registered. So let us understand the concept of network जिनमें इन सब चीजों को समझा है. सबसे पहली चीज उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि आपको ये जो भी डिस्कशन करना है ये फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे करना पड़ेगा. इसका मतलब लीगली आप सेपरेट हो नहीं हो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सराउंडिंग फैक्ट्स के बेसिस पे आपको चीजें देखना पड़ेंगी. इसलिए देयर इज गोइंग टू बी अ जजमेंट इन्वॉल्व. और जजमेंट क्या है बेसिकली, कोई भी अगर रीजनेबल और थर्ड पार्टी, इन्फॉर्म थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि ये आपस में मिले हुए हैं, नेटवर्क का पार्ट है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये नेटवर्क एग्जिस्ट करता है. नाउ लेट अस सी दीज पॉइंट्स वन बाय वन. प्रॉफिट और कॉस्ट शेयरिंग. अगर आपका लार्जर स्ट्रक्चर इज एम्ड एट कोऑपरेशन एंड क्लियरली एम्ड एट प्रॉफिट और कॉस्ट शेयरिंग, इट इज डीम्ड टू बी अ नेटवर्क. ध्यान रखना, कॉस्ट शेयरिंग का मतलब कोई सिग्निफिकेंट कॉस्ट होना चाहिए. से फॉर एग्जांपल हमारी एक बिल्डिंग में हम मेंटेनेंस आपस में शेयर करते हैं तो ये कोई सिग्निफिकेंट कॉस्ट शेयरिंग नहीं है, हम आपस में कोई नेटवर्क नहीं बन जाएंगे. तो इमटेरियल कॉस्ट क्यों? क्योंकि हमें सराउंडिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस देखना है. सपोज हमारी कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग मैनुअल ट्रेनिंग कोर्सेज होता है, हमने कोई ट्रेनिंग कोर्स डेवलप किया है इंडेज के ऊपर जो हम 5-6 फर्म्स ने मिलकर कर दिया कि भाई सबको ट्रेन कर देंगे. तो ऐसे छोटे मोटे खर्चे अगर आप कॉमनली इनकर कर रहे हो तो आप नेटवर्क नहीं बन जाओगे. ये डिफाइन करना इसलिए जरूरी है, अदरवाइज इंस्टीट्यूट ने आपको डीम टू बी नेटवर्क मान लिया तो फिर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. शेयर्स, कॉमन ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट. जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आपकी ओनरशिप या तो कॉमन है या फिर कॉमन कंट्रोल और मैनेजमेंट है. ये नॉर्मली कैसे पता पड़ेगा? इसके लिए यूजुअली यू विल फाइंड दैट देयर इज सम और द अदर मींस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट बिटवीन देम. अगर ऐसा है यू विल बी डीम्ड टू बी अ नेटवर्क. QCBP आप कॉमनली फॉलो कर रहे हो, एक जैसी डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस ऑफ QCBP, डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू सिमिलर है, यू पॉसिबली आर वन नेटवर्क. सिमिलरली आपकी कॉमन बिजनेस स्ट्रैटेजी है, यू आर यूजिंग अ कॉमन ब्रांड नेम, इट कुड बी इनिशियल्स और अ सिंपल कॉमन नेम. ये सब केसेस में माना जाएगा यूर नेटवर्क फॉर्म. इसका मतलब इंस्टीट्यूट ने बोल दिया है भाई साहब बड़ा ध्यान रखना, कहीं पर भी किसी को अपना साथी, नेटवर्क, एफिलिएट, एसोसिएट बताते समय बड़ा ध्यान रखना, कहीं वो बता देने के चक्कर में आप डीम्ड टू बी अ नेटवर्क फॉर्म ना बन जाओ. अब ये जो पूरा मसला दिसंबर 2019 में आया, ये क्यों आया इसको बस थोड़ा सा आप समझ लो. कुछ सीए फर्म्स ने बोला कि भाई हम डीम्ड टू बी अ नेटवर्क फर्म कब होंगे या भी डीम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ नेटवर्क कब होंगे? जब
ए हम आपस में कोऑपरेट करते हैं, प्लस हमारी कॉमन कंट्रोल या ओनरशिप या बिजनेस स्ट्रैटेजी या क्यूसीपीपी या प्रॉफिट शेयरिंग ऐसी कुछ है। तो कुछ सीए फर्म्स ने बोला कि यार अपन एक काम करते हैं, टेंडर में बता देते हैं कि यार ये सब हम साथी लोग हैं, हम डीम टू बी अ नेटवर्क नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट एमिंग टू कोऑपरेट विद ईच अदर इन टर्म्स ऑफ डूइंग वर्क, शेयरिंग कॉस्ट और एनीथिंग एल्स। वी आर ओनली बेसिकली प्रेजेंटिंग आवर टेंडर टुगेदर। दैट मीन्स बेसिकली हम सिर्फ एक दूसरे के साथ मिलकर जॉइंटली काम ले रहे हैं, और इसलिए हम अपने आप को एक जुड़ी हुई सेट ऑफ फॉर्म्स की तरह प्रदर्शित कर रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं, एंड वी रियली डोंट आर एक्चुअली अ नेटवर्क। और क्योंकि ये डेफिनेशन के हिसाब से मैं नेटवर्क नहीं हूँ, दैट इज वाई मुझे नेटवर्क की तरह रजिस्टर भी आईसीआई के पास नहीं करना पड़ेगा, और मेरे पास फिर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि इंडिया में एक फॉर्म को एक ही नेटवर्क में रजिस्टर करने की परमिशन होती है। तो मैं ऐसे कई सारे इनफॉर्मल एसोसिएशन बना सकता हूं। तो दैट इज वाई दिसंबर 2019 में इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन दिया कि बॉस इस तरह के अरेंजमेंट्स आप कर ही नहीं सकते। तो पहली बात तो आप नेटवर्क नहीं हो, और दूसरी बात आप अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो कि लोगों को, सामने वाले को, थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आप एक नेटवर्क हो, जबकि आप नेटवर्क हो ही नहीं। तो ये करना अलाउड ही नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो पहले आप नेटवर्क की डेफिनेशन फुलफिल करो। दैट मीन्स आपका आपस में एक दूसरे का कोऑपरेशन होना चाहिए, और इन सारे फीचर्स में से कुछ तो होना चाहिए, या प्रॉफिट शेयरिंग, या बिजनेस स्ट्रैटेजी, या कॉमन ट्रेड नेम, समथिंग और द अदर शुड बी देयर। तो मानेंगे पहली बात आप नेटवर्क, और फिर रजिस्टर करने देंगे। ये नहीं है तो मानेंगे भी नहीं नेटवर्क है, रजिस्टर भी नहीं करने देंगे, और आप अपने आप को कहीं ऐसे शो भी नहीं कर पाओगे काम लेने के लिए कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज दिस होल डिस्कशन गोइंग ऑल अबाउट। ठीक है, तो ये आपकी गाइडलाइन 3 है बेसिकली, जो पूरे कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क को, जो कि कुछ भी नहीं है, गाइडलाइन 2G में दी गई आपकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करती है। नेटवर्क फॉर्म से क्या मतलब होता है? कुछ भी नहीं है, मींस फॉर्म और एंटिटी दैट बिलोंग्स टू अ नेटवर्क। तो नेटवर्क के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको क्या कहा जाएगा? दे आर बेसिकली टर्म्ड एज द नेटवर्क फर्म्स। चलिए, सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ प्रोफेशनल रिसोर्सेज, ये मैंने आपको बताया कि क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं। ध्यान रखना, रिसोर्स का मतलब सिर्फ एचआर नहीं होगा, सिस्टम्स भी हो सकते हैं, आईटी भी हो सकता है। रिसोर्सेज कुछ भी बेसिकली इन टर्म्स ऑफ व्हाट शेयरिंग द टेक्निकल नो हाउ, आईपीआर शेयरिंग, इस तरह की कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो दिस बेसिकली कवर्स अप योर डिस्कशन ऑफ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क, एंड नाउ लेट अस कम टू द फैक्ट दैट हाउ कैन यू फॉर्म अ नेटवर्क। सो दिस इज बेसिकली द गाइडलाइन नंबर 4। नेटवर्क कितने फॉर्म के हो सकते हैं? तो सबसे पहली चीज इंस्टीट्यूट ने कहा है कि अगर आपको नेटवर्क रजिस्टर करना है तो आप एक काम तो ये कर सकते हो कि आपकी जो पार्टनरशिप फॉर्म है आप उसी को एज अ नेटवर्क रजिस्टर कर लो, और उस फॉर्म के साथ में फिर सही सारे सोल प्रैक्टिशनर्स, इंडिविजुअल्स, एलएलपीज, सीए फॉर्म्स, जिन किसी को भी प्रैक्टिस करने की परमिशन है, उन सबको अपने साथ जोड़ लो। तो एक ये पॉसिबिलिटी है। ये नॉर्मली पॉसिबल कब होगा? तो से फॉर एग्जांपल लेट्स से डेलॉयट हैस्किंस एंड सेल्स नाम की एक सीए फर्म इंडिया में रजिस्टर्ड इंटरनेशनल फर्म है, और डेलॉयट हैस्किंस एंड सेल्स ने सीसी चौकसी, जीसी चौकसी, एफ फर्ग्यूसन, ऐसी सब फर्म्स के साथ एक मिलके नेटवर्क बना दिया। डेलॉयट बोलती है भैया हमारा नाम तो हमारा ही रहेगा, डेलॉयट हैस्किंस एंड सेल्स, और हमारे ही नाम से नेटवर्क रजिस्टर हो जाएगा, और ये सब हमारे एफिलिएट्स कहलाएंगे। तो ये जो नेटवर्क है ना आपके डेलॉयट का, ये नेटवर्क को एक अलग नाम दिया जाएगा, विच कुड बी लेट्स से डेलॉयट एंड एफिलिएट्स, डेलॉयट हैस्किंस एंड सेल्स एंड एफिलिएट्स, और ये किसके नाम से रजिस्टर हो जाएगा? इट विल गेट रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द सीए फर्म इटसेल्फ, डेलॉयट हैस्किंस एंड सेल्स के नाम पे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, से फॉर एग्जांपल की 5-6 फर्म्स हैं और सबकी सब अपने आप में इंडिविजुअली बड़ी हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर आर 5 डिफरेंट सीए फर्म्स, और उनके लेट्स से फॉर एग्जांपल अलग अलग नाम है, और ये सब मिलके क्या करना चाहते हैं? ये सब आपस में लेट्स से फॉर एग्जांपल मिलके एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं जिसका एक अलग ही नाम रखना चाहते हैं। तो लेट्स से आई हैव आजाद एंड कंपनी, भारत एंड कंपनी, चाइना एंड कंपनी, और ये तीनों के तीनों मिलके एक नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं जिसका नाम ये रखना चाह रहे हैं एबीसी एंड एफिलिएट्स। इनफैक्ट आईसीआई कहता है कि नेटवर्क के जो नाम होंगे उसमें हम एंड कंपनी और एंड एसोसिएट यूज नहीं करने देंगे, क्योंकि वो हम प्रैक्टिसिंग फर्म्स के लिए रखते हैं, इसलिए यहाँ पे एंड एफिलिएट्स यूज करना है आपको। तो एबीसी एंड एफिलिएट एक क्या हो गया? बेसिकली एक नेटवर्क का नाम हो गया, और आप चाहो तो इस नाम की एक अलग से एंटिटी रजिस्टर कर लो,
और ये जो एंटिटी होगी इसे म्यूचुअल एंटिटी कहा जाएगा। ये एंटिटी के पास सीओपी नहीं होगा, इनके पास ऐसे भी फर्म के पास नहीं होता है, पार्टनर्स के पास होता है, पर ये एंटिटी के पास प्रैक्टिसिंग का कोई पावर नहीं है। ये आईसीआई के पास रजिस्टर्ड है एज ए एफिलिएट एंटिटी, दैट मींस ओनली एज अ नेटवर्क फर्म। It has no powers to basically take any audit assignments or anything. तो उसका काम सिर्फ क्या होगा, फैसिलिटेशन और कोऑर्डिनेशन का। इनफैक्ट उसके खर्चे भी होंगे कुछ, क्यों, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट करेगी, हो सकता है वो कॉमन क्यूसीपीपी बनाए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए। तो इसके लिए सारी फर्म्स जो हैं वो सब क्या कर सकती है, इसे एक शेयर ऑफ अपने प्रॉफिट्स या रेवेन्यू दे सकती है ताकि वो अपनी कॉस्ट मैनेज कर सके। तो आपके पास ऑप्शन क्या है नेटवर्क रजिस्टर करने के, क्या फॉर्मेट अवेलेबल है। तो एक फॉर्मेट है आप एक म्यूचुअल एंटिटी रजिस्टर कर लो, दूसरा फॉर्मेट है आप पार्टनरशिप फॉर्म में रजिस्टर कर लो, तीसरा एलएलपी में कर लो, चौथा आप कंपनी बना के भी कर सकते हो। कंपनी बना के कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, तो कोड ऑफ एथिक्स अगर आपने क्लास में पढ़ा होगा तो मैंने आपको कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट बताया था। आईसीआई परमिट करता है सीए फर्म चाहे तो अपनी एक कंपनी बना सकते हैं, और वो कंपनी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बनाई जाएगी। उसके ऊपर कोड ऑफ एथिक्स के सारे नियम लागू होंगे, और एक्सेप्शन में सिर्फ ये होगा कि उस कंपनी में हमारा प्रैक्टिसिंग सीए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकता है, उस कंपनी का नाम भी फर्म के नाम से मिलता जुलता होगा, वो सारे नियम कायदे कानून एज इट इज एप्लीकेबल होंगे। तो ये जो आपने कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस में जो कंपनी रजिस्टर किया ना, आप इसे भी एज अ नेटवर्क रजिस्टर कर सकते हो। तो ये अलग अलग फॉर्म्स हैं जिससे नेटवर्क रजिस्टर हो सकता है। ध्यान रखना इंडिविजुअल आदमी के नाम से नेटवर्क रजिस्टर नहीं हो पाएगा, ठीक है। सोल प्रैक्टिशनर, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म या कोई भी एंटिटी जो परमिटेड है बाय द एक्ट, दे विल बेसिकली बी द पार्ट ऑफ द नेटवर्क, यानी ये नेटवर्क के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। ध्यान रखना, दे कैन नॉट in themselves be registered with ICI as a network। तो इंडिविजुअल कभी भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इंस्टीट्यूट ने साफ साफ कह दिया है कि एक सीए फर्म इंडिया में एक ही नेटवर्क को ज्वाइन कर सकती है, और अगर वो किसी इंटरनेशनल नेटवर्क फर्म का पार्ट बनना चाहती है तो वहां पे भी किसी एक ही इंटरनेशनल नेटवर्क फर्म का पार्ट बन सकती है, दैट्स इट। और अगर दो फर्म्स के कॉमन ओनरशिप है, भाई कल दिन मैंने क्या किया, मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोला यार अपने को दो सीए हैं, दोनों ने बोला कि यार अपने को पार्टनरशिप तो अपने को जितनी करना है उतनी कर सकते हैं। तो से फॉर एग्जांपल देयर आर टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जय एंड वीरू, उन्होंने एक कंपनी बनाई जय एंड वीरू एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक पार्टनरशिप फर्म बनाई और एक वीरू एंड जय बना ली। जय एंड वीरू के नाम पे उन्होंने कोई एक नेटवर्क फर्म रजिस्टर कर ली और वीरू एंड जय के नाम पे एक और कर ली, क्योंकि दोनों अलग अलग फर्म्स है, इसलिए बोला गया है कॉमन कंट्रोल है अगर दो फर्म्स का, तो फिर उस केस में इट इज कंपलसरी, कॉमन ओनरशिप है, कंट्रोल है, तो फिर वो दोनों एक ही किसी नेटवर्क का पार्ट हो सकते हैं। तो इंडिया में अगर आप किसी नेटवर्क का पार्ट बनोगे तो सिंगल, इंटरनेशनल नेटवर्क का पार्ट बनोगे तो जो भी इंटरनेशनल नेटवर्क की फर्म का पार्ट बनना चाहते हैं उसमें किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क का पार्ट बन सकते हैं, दैट्स अबाउट इट, नॉट मोर देन दैट। ये आपकी गाइडलाइन नंबर 4 है। And then guideline number 5 basically talks about approval of name of a network amongst firms registered with the institute। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम 20 पार्टनर्स, क्योंकि ये 2011 की गाइडलाइन है और कंपनीज एक्ट 1956 में कहा गया था कि पार्टनरशिप फॉर्म नॉन बैंकिंग कंसर्न में 20 से ज़्यादा पार्टनरशिप होगी तो वो उसे कंपनी बनना अनिवार्य है, अदरवाइज वो इलीगल एसोसिएशन हो जाएगा। अब ये लिमिट चेंज हो चुकी है, जो 50 और प्रोफेशनल्स के केस में इनफैक्ट अनलिमिटेड तक जा सकती है। तो अब रेंज आपकी 50 to 200 नोटिफिकेशन के बेसिस पे किया जा सकता है, बस प्रोफेशनल्स में देयर इज नो लिमिट, बट क्योंकि ये गाइडलाइन रिवाइज नहीं हुई है तो यहाँ पे अभी 20 की लिमिट है। एनीवेज, अब आपको नेटवर्क रजिस्टर करना है तो आप सबसे पहले नेटवर्क का एक नाम यूज करोगे, रेगुलेशन 190 आप पर लगेगी, वो बेसिकली वही रेगुलेशन है जो फॉर्म का नाम चूज करते समय आपको फॉलो करना होती है। याद रखना 190 ये अलग थी, वो स्पेशल जनरल परमिशन थी अंडर क्लॉज 11 पार्ट 1 शेड्यूल 1। रेगुलेशन 190 इज चूजिंग द फॉर्म नेम। वैसे ही आपको नेटवर्क का नाम यूज करना है, यानी आप कोई नेटवर्क ऐसे जबरदस्त अलग से कोई नाम यूज नहीं कर सकते, जैसे मैंने नेटवर्क बना दिया धासु एंड एफिलिएट्स, ऐसा नहीं चलेगा। जोरदार एंड एफिलिएट्स, ऐसा नहीं चलेगा। जो फर्म्स उसका पार्ट है उनके इनिशियल्स के थ्रू या एक कॉमन नेम किसी तरह की उसमें क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, जो रेगुलेशन 190 एक्सप्लेन करती है। उसी तरह से आप नेम के लिए अप्लाई करोगे। नाम के लिए जब अप्लाई करोगे तो इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है कि 30 दिन के अंदर अंदर वो नेम का अप्रूवल दे दे।
और एक बार अगर आपका नेटवर्क का नाम का अप्रूवल हो गया तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको जिन जिन फॉर्म्स को उस नेटवर्क का पार्ट बनाना है उन सबको उसमें रजिस्टर कर दो। अगर आपने नेटवर्क फॉर्म्स नेटवर्क के अंदर रजिस्टर नहीं की तो 3 महीने बाद इंस्टीट्यूट आपके लिए जो नाम रिजर्व करके रखा था, क्योंकि एक नेटवर्क का नाम एक ही नेटवर्क और ग्रुप को दिया जाएगा, तो वो कैंसिल कर देगा और वो किसी और को अलॉट कर सकता है। सर सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने नेटवर्क रजिस्टर किया, उसमें 10 फॉर्म को नेटवर्क का पार्ट बना दिया, फिर 2 साल बाद कोई एक नई फॉर्म को और जोड़ना है, तो फिर वो आगे प्रोविजन से चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेटवर्क अगर कभी भी होता है तो देन इन दैट केस विद इन 30 days यू कैन इन्फॉर्म द इंस्टीट्यूट की प्लीज एड दिस फॉर्म इन दिस नेटवर्क और दिस फॉर्म इज विड्रॉइंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नेटवर्क। तो नाम आप डिस्टिंक्ट नेम ले सकते हो आईसीआई के पास, उसमें एंड एफिलिएट्स यूज करना होगा आपको, एंड कंपनी एंड एसोसिएट अलाउड नहीं होगा। म्यूचुअल एंटिटी पार्टनरशिप फॉर्म एग्जाम्पल इस तरह के हो सकते हैं आपके नाम के। ये एप्लीकेशन नेम की किस में जाती है, दिस गोज अंडर फॉर्म ए। फॉर्म ए में आपकी नेम एप्लीकेशन जाती है और नेटवर्क आपका नाम अप्रूव हो जाने के बाद फॉर्म बी में आपको सारी डिटेल्स देना पड़ती हैं कि इसमें कौन कौन सी फॉर्म आप रजिस्टर कर रहे हो। और फॉर्म डी में अगर कोई चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो वो आता है, वी विल कम टू दैट। इंस्टीट्यूट अप्रूव करेगा, 30 दिन के अंदर करना है। फॉर्म ए में इंस्टीट्यूट आपको जवाब देगा। 190 नेम ऑफ नेटवर्क के ऊपर एप्लीकेबल होता है। आईसीआई को कभी बाद में भी लगा कि आपका नाम अनडिजायरेबल है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कई बार क्या होता है कोई इंटरनेशनल फॉर्म हो सकता है, केस कर देगी आपने ऐसा नाम कैसे यूज कर दिया, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस ग्लोबली। सो इन दैट केस इंस्टीट्यूट चाहे तो आपके नेम अप्रूवल को विड्रॉ कर सकता है। कंपनीज एक्ट 1956 लिखा हुआ है क्योंकि गाइडलाइन पुरानी है। एंड देन मियर अप्रूवल ऑफ नेम से ये मत समझ जाना कि नेटवर्क जो रजिस्टर हुआ है फॉर्म प्रोप्राइटरशिप फॉर्म पार्टनरशिप एलएलपी और म्यूचुअल एंटिटी, उसको प्रैक्टिस करने का कोई राइट नहीं मिलेगा। वो सिर्फ बेसिकली आप ये समझ लो, एक तो म्यूचुअल एंटिटी है तो एक सेपरेट एंटिटी हो गई है वो, अदरवाइज वो किसी एंटिटी को सिर्फ एक नाम दे दिया गया और कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ ब्रांड नेम गिवन। ठीक है, then so ये आपका basically क्या हो गया, this is your approval of name, and once the name has been approved then the next guideline says that you will have to register the constituents in the firm। तो एक बार नेम अप्रूव हो गया, फिर फॉर्म बी में आप क्या करो, 3 महीने के अंदर अंदर नेटवर्क रजिस्टर कर दो, यानी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सारे दे दीजिए। नहीं किया तो आपका नाम कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, if different Indian firms are network with a common multinational accounting firm, it will be considered as a part of network। ये Deloitte जैसा है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। ठीक है, then you have your guideline 7 which says network outside India का है तो उसके लिए फिर आपको फॉर्म डी दिया गया। तो फॉर्म डी केस की बात करता है, अगर आपका नेटवर्क आउटसाइड इंडिया का है और उसका आप पार्ट बनना चाहते हैं तो वो भी अलाउड है, पर इसके लिए भी आपको एक फॉर्म मिलेगी, एक नेटवर्क मिलेगा। इसका मतलब एक इंडियन फॉर्म बेसिकली 2 नेटवर्क का पार्ट हो सकती है, एक इंडियन नेटवर्क ऑफ सीए फर्म्स और एक इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ सीए एंड सिमिलर फर्म्स। इसमें आपको करना ये होगा कि आपका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट के पास फॉर्म डी फाइल करेगा जिसमें वो बताएगा कि एक इंटरनेशनली रजिस्टर्ड नेटवर्क है जो आईसीआई के पास रजिस्टर्ड नहीं है और हम उसका पार्ट है और हम अपने आपको बताना चाहते हैं उसका पार्ट है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल कुड बी डेलॉयट और अर्नस्ट यंग और एनी ऑफ द बिग फोर्स। ऐसे भी आप सिर्फ एक ही नेटवर्क को ज्वाइन कर पाओगे और फॉर्म डी आपको 30 दिन में देना है। आपका रजिस्टर्ड नेटवर्क में कोई भी बदलाव आता है तो 30 दिन के अंदर अंदर, यानी प्रायर इंटीमेशन नहीं देना है, पोस्ट भी हो सकता है, विद इन 30 days यू कैन इंटीमेट इन फॉर्म नंबर सी। ए नेम अप्रूवल होगा, ए में ही नाम अप्रूव होकर आएगा, बी में आपको फॉर्म के अंदर नेटवर्क में फॉर्म्स रजिस्टर करना है कौन कौन सी है, सी में चेंजेस देना है और डी में अगर आप इंटरनेशनल नेटवर्क का पार्ट बनोगे तो उसका इंटीमेशन देना है। ठीक है, ये सब आपकी गाइडलाइंस है, दीज आर ऑल सीरियली नंबर्ड। गाइडलाइन नंबर 8 और गाइडलाइन 9 कहती है कि इट विल बी इंपॉर्टेंट दैट यू इंश्योर द एथिकल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। एंड व्हेन आई से एथिकल कंप्लायंसेस, इसका मतलब क्या है, तो एथिकल कंप्लायंसेस में यहाँ पे 2 चीज़ें दी गई है। पहला, आपका एक नेटवर्क रजिस्टर हो गया, उसमें से फॉर एग्जाम्पल 10 फर्म्स रजिस्टर हो गई है। ठीक है, तो समझो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नेटवर्क रजिस्टर किया और उसके अंदर नेटवर्क का नाम मैंने दे दिया, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान एंड एफिलिएट्स, और इसके अंदर मैंने सीए फर्म जो नेटवर्क की कॉन्स्टिट्यूएंट बनी है वो रजिस्टर कर दी, लेट्स से बीजेपी एंड कंपनी, आरएसएस एंड एसोसिएट्स, शिवसेना एंड कंपनी एंड सो ऑन। सर शिवसेना तो है नहीं, ये उदाहरण है। अब आपको ये समझना है कि अगर सपोज बीजेपी एंड कंपनी के पास कोई ऑडिट आ गया
तो अपन एक जनरल रूल समझते हैं कि भाई आप ऑडिट कर रहे हो तो आप अकाउंटिंग नहीं करोगे। तो अब इंस्टीट्यूट ने बोल दिया है कि आपकी कोई भी नेटवर्क फॉर्म अकाउंटिंग नहीं कर सकती, पहली चीज। दूसरी चीज, इंस्टीट्यूट के कोड ऑफ एथिक्स में देयर इज अ पर्टिकुलर काउंसिल जनरल गाइडलाइन जो कहती है कि अगर आप किसी लिस्टेड एंटिटी, पीएसयू, पब्लिक कंपनी विद अ टर्नओवर ऑफ 50 करोड़ और मोर का ऑडिट कर रहे हो, तो ऑडिट से जितना पैसा आप कमा रहे हो आप दूसरी सेवाएं दे सकते हो, पर दूसरी सेवाओं से जो आप पैसे कमाओगे वो आपके ऑडिट से जो फीस मिल रही है उससे ज्यादा नहीं होगा, बराबर तक हो सकता है। तो अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने बोल दिया है कि अगर बीजेपी, आरएसएस, शिवसेना एक नेटवर्क का पार्ट रजिस्टर हो गए, तो सपोज बीजेपी को फॉर एग्जांपल ऑडिट मिलता है, कांग्रेस ने बोला भाई हमारा ऑडिट तुम ही कर दो, तो कांग्रेस लिमिटेड का ऑडिट बीजेपी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर रही है। सर क्या वाहियात बात है, तो इसीलिए याद रहेगी। तो इस पर्टिकुलर केस में बीजेपी एंड कंपनी के साथ साथ आरएसएस और शिवसेना भी अकाउंटिंग सर्विसेज नहीं दे सकती है, बुक कीपिंग सर्विसेज नहीं दे सकती। प्लस बीजेपी को सपोज इस ऑडिट की 1 करोड़ फीस मिल रही है, तो आईसीआई कहता है कि अगर वो पीएसयू है या फिर लिस्टेड कंपनी है या फिर गवर्नमेंट इनफैक्ट पब्लिक कंपनी है जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आप दूसरी सेवाएं अगर कांग्रेस लिमिटेड को दोगे अदर देन ऑडिट लाइक कंसल्टेंसी एंड ऑल, तो उसकी फीस 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर सपोज दूसरी सेवाएं लाइक कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड ऑल अगर आरएसएस या शिवसेना नेटवर्क फर्म्स देती हैं, तो फिर वो जितनी भी नेटवर्क फर्म्स हैं वो सब मिला के 3 गुना से ज्यादा फीस का काम नहीं कर सकती। जिसका मतलब ये हो गया कि 1 करोड़ अगर बीजेपी को ऑडिट फीस मिल रही है, तो शिवसेना और आरएसएस जो हमारी एफिलिएट फर्म्स हैं वो मिला के 3 करोड़ रुपए तक की अदर सर्विसेज दे सकती है। सर ये लिख के समझा देते तो ज्यादा अच्छा रहता, समझ में आ जाता अच्छे से, इसलिए नहीं लिखा मैंने क्योंकि इसका यूज ही नहीं है। क्योंकि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 144 में कहा गया है कि सीए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड इनडायरेक्टली मींस थ्रू नेटवर्क फर्म, इज नो मोर परमिटेड टू प्रोवाइड व्हाट, तो ही इज नो मोर परमिटेड टू प्रोवाइड एनी ऑफ द अदर सर्विसेज। सेक्शन 144 में आपकी 8 सर्विसेज प्रोहिबिटेड हैं, जिसमें कंसल्टेंसी, अकाउंटिंग, आउटसोर्सिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ब्रोकिंग, सारी तरह की सेवाएं आती हैं। तो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन नाउ वी कैन सेफली कंक्लूड दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि इस प्रोविजन का रेलेवेंस अब है नहीं। क्यों? क्योंकि 3 गुना छोड़ो 1 गुना छोड़ो अब तो कोई सेवाएं में दे ही नहीं सकता। बट आई टोल्ड यू कि ये 2011 की गाइडलाइंस है, तो सर ये अमेंड हो जाना चाहिए। तो जो कोड ऑफ एथिक्स में अमेंडमेंट अभी प्रपोज्ड है, जिसका एक्सपोजर ड्राफ्ट आ चुका है, उसमें इन सब अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया गया। होपफुली आपके एग्जाम में कोड ऑफ एथिक्स 2021 से शायद अमेंडमेंट लागू हो जाए। Nevertheless, अगर आप पुराना भी पढ़ चुके हैं तो 3 to 4 hours of amendment class should be sufficient to cover those amendments. But yes, there will be significant amendments. Similarly बोला गया है कि अगर रोटेशन के नियम लगते हैं तो नेटवर्क फर्म्स पे भी लग जाएंगे। तो सर रोटेशन कैसे आ गया? आपने बोला है 1956, ये 2011 के नियम है, तब तो रोटेशन होता ही नहीं था। तो ये ऐसा नहीं बोल रहे कि कंपनी जिन पे रोटेशन के नियम लग रहे हैं, बोल रहे हैं अगर आपके क्लाइंट पर रोटेशन के नियम लगते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट एंटिटीज पे रोटेशन के नियम जन्मों जन्मांतर से लगे आ रहे हैं। सीएनडीजी 3-3 साल में रोटेट कर देता है, नेशनलाइज बैंक्स में रोटेशन के नियम लगते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि अगर रोटेशन के नियम लगते हैं आपके ऑडिटी के ऊपर, तो फिर उस केस में अगर आप कूलिंग पीरियड में आ रहे हो तो आपकी नेटवर्क फर्म्स भी कूलिंग पीरियड में आ जाएंगे। ठीक है, और जहां पर भी आप चाहें वहां पे आप एडवर्टाइजमेंट्स दे सकते हो एज इफ कि आप क्या हो, बेसिकली यू आर पार्ट ऑफ द नेटवर्क फर्म्स और एफिलिएट्स। ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट कहाँ कहाँ दे सकते हो? जहाँ जहाँ पे इंस्टीट्यूट परमिट करता है, जैसे आप अपनी वेबसाइट पे बता सकते हो, या कोई अगर आप जो इंस्टीट्यूट ने एडवर्टाइजमेंट परमिट करी है वहाँ सब जगह आप अपनी नेटवर्क फर्म्स के बारे में बता सकते हैं। एथिकल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट के जो हैं सब समय समय पे आपको जारी करना, इनफैक्ट कंप्लाई करना होंगे। अगर कोई नेटवर्क आईसीआई के पास रजिस्टर हो जाता है तो मान लिया जाएगा इसका पब्लिक नोटिस हो गया और सारे क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दिया गया कि ये नेटवर्क रजिस्टर हुआ है। तो क्लाइंट भी देख ले भैया कि उसमें कहीं कोई इंडिपेंडेंस इशू तो नहीं है। और आईसीआई रेकमेंड करता है कि नेटवर्क को हम सजेस्ट करेंगे कि वो अपने इंटरनल बायलॉज बना ले। ये एक रिकमेंडेशन है, ये कंपल्शन नहीं है। बायलॉज कैसे हो? जिसमें वो लिख दे कि भैया अगर एक म्यूचुअल एंटिटी आपने बनाई है तो उस एंटिटी में एक मैनेजमेंट कमेटी हो, उसके क्या नियम हो, क्यूसीपीपी क्या बनाए जाएंगे, कॉस्ट शेयरिंग कैसे होगी, प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगी, कोई फॉर्म्स में डिस्प्यूट आया तो कैसे करेंगे, एथिकल कंप्लायंस इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन करेंगे। बेहतर है आप इसके बायलॉज बना दें। और ये जो गाइडलाइंस थी, इससे पहले भी कोई गाइडलाइंस हुआ करती थी 2011 से पहले, तो वो विड्रॉ कर दी गई है और ये गाइडलाइंस इशू कर दी गई है। ये आपके सारे प्रोविजंस है विद रिस्पेक्ट टू द नेटवर्क फर्म्स।
Just to give you a quick idea about it, let's say for example, let's search network of CA firm. देखते हैं इंडिया में अगर कोई अपने को नेटवर्क ऑफ सीए फॉर्म्स मिलती है. सबसे ऊपर जो आ रहा है, लेट्स सी, अपन इसको देखते हैं. केजीएस. चलिए, केजी सवानी एंड कंपनी, ये हमारे पास प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं. केजी सवानी साहब की आप देख लीजिए. यहाँ पे अगर आप देखेंगे गूगल पे सर्च करने पे तो यू विल फाइंड कि इट इज अ डोमेस्टिक नेटवर्क ऑफ 6 सीए फर्म्स नोन एज एवीएस एंड एफिलिएट्स. देखो आपको समझ में आएगा, बढ़िया काम हो जाएगा ये. KGS is a part of domestic network of CA firms known as AVS and affiliates registered with Institute of Chartered Accountants of India. AVS has a pan-India presence with around 50 partners with specialization in different sphere, around 280 staff member, blah blah जो ज्ञान है. तो सबसे पहली बात इन्होंने बोला है कि हमने एक म्यूचुअल एंटिटी रजिस्टर करी है शायद KGS एंड एफिलिएट्स के नाम से. और ये KGS एंड एफिलिएट्स 6 CA फर्म्स का एक नेटवर्क है. तो ये 6 CA फर्म्स कौन है, तो इनके नाम होंगे यहाँ पे. तो इन्होंने बताया भाई ये फर्म्स हमारी ये एफिलिएट मेंबर फर्म्स हैं और ये यहाँ पे 6 नाम दिए हुए हैं. और ये जो एफिलिएट मेंबर फर्म्स हैं ये क्या कर रही हैं बेसिकली, तो ये सब मिला जुला के, तो देखिए आप केजी सोमानी एंड कंपनी, ये प्रिंसिपल आपकी सीए फर्म है, उसके साथ ये सब जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपने नाम से ही KGS एंड एफिलिएट्स नाम का एक नेटवर्क रजिस्टर कर लिया. अब ये सारी फर्म्स किसी और नेटवर्क का पार्ट इंडिया में तो नहीं बन सकती. क्या आउट ऑफ इंडिया बन सकती है? तो आप देख लीजिए KGS भी एक इंटरनेशनल फर्म का पार्ट है, TGS द ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क. तो ये कोई एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ फर्म्स हैं जिसका नाम आपने शायद ना सुना हो और ये उसका पार्ट है. तो इसने बताया भाई हम इसका पार्ट है जो चलेगा. एक इंडियन डोमेस्टिक नेटवर्क का पार्ट बन सकते हो और एक इंटरनेशनल नेटवर्क का पार्ट बन सकते हो. अपन देखते हैं, चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड डेलॉइट एंड एफिलिएट्स. ये थोड़ा सा फॉरेन एंटिटी हो जाएगी बट अपने को समझने के में काम आ जाएगा. डेलॉइट ये बिग फोर्स वगैरह कैसे करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस. तो डेलॉइट में अगर आप देखें तो व्हाट इज द होल स्ट्रक्चर विद डेलॉइट. ओके, सो लेट्स क्लिक ऑन दिस. ये ऑब्वियसली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, दिस इज इन द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट. डेलॉइट LLP इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया और इसके बारे में कुछ दिया हुआ है. लर्न अबाउट आवर ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मेंबर फर्म्स. और यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये. देखिए, डेलॉइट, अबाउट डेलॉइट इंडिया इसलिए दिया है क्योंकि डेलॉइट को इंडिया में रजिस्टर करने की परमिशन दी गई थी. ये बेसिकली 1990s में जब फॉरेन करेंसी की सिचुएशन बड़ी ख़राब थी भारत की, तब ऐसा अलाउ कर देते थे कि बाहर की सीए फर्म्स आके यहाँ रजिस्टर कर सकते ताकि हमारे पास फॉरेन करेंसी आए. तब डेलॉइट और PW प्राइस वाटर हाउस ये 2 रजिस्टर कर गई थी. फिर इंस्टीट्यूट ने बोला जो रजिस्टर हो गई है वो ठीक है पर आगे से हम नहीं करने देंगे. तो इसके लिए फिर SR बाटली बॉय के साथ EY ने टाइप किया और KPMG इंडिया में भरत एस राउत एंड कंपनी के साथ टाइप करके आई. एनीवेज, डेलॉइट के बारे में आप समझिए. Deloitte US, United States. Deloitte LLP is a member firm of DTTL. Deloitte LLP does not provide services to the client. Instead, services are primarily provided by subsidiaries of Deloitte LLP. यानी शायद Deloitte LLP एक क्या है, ये वो एक म्यूचुअल एंटिटी है जो कोई सेवाएं क्लाइंट को खुद नहीं देती है, एक अलग से एंटिटी रजिस्टर करती है और इसका काम सिर्फ कोऑर्डिनेशन है विद ऑल द सब्सिडरी एंटिटी. और इनकी सब्सिडीज के नाम देखिए, डेलॉइट एंड तुष LLP, डेलॉइट कंसल्टिंग LLP, डेलॉइट फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज LLP, डेलॉइट टैक्स LLP. नीचे देखिए क्या लिखा है, डेलॉइट LLP helps coordinate the activities of these subsidiaries. Deloitte LLP and these subsidiaries are separate and distinct legal entities. यानी ये म्यूचुअल एंटिटी है, परमिटेड है और ये सब अपने डेलावेयर लॉ के अनुसार मैनेज की जाती हैं और ये सब अपनी अपनी सेवाएं देने के लिए जिम्मेदार हैं. एनीवेज वेज, तो ये बेसिकली क्या बता रहे हैं कि डेलॉइट इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है और फिर इसका एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें कई सारी फर्म्स रजिस्टर्ड होंगी, जिसमें इंडिया की भी कुछ फर्म्स रजिस्टर्ड होंगी. So I just have shown you this just to get a real life context in terms of what we have discussed with respect to the network firms, and this is your whole provisions with respect to the network firms. ठीक है, cool. तो नेटवर्क के बारे में एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हम, ये जो भी प्रोविजंस हमने डिस्कस किए हैं इसके, और ये रिकैप हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इससे हम एक बार इसको कंक्लूड भी कर सकें और साथ में अगर आप चाहो तो इसके कुछ MCQs भी अपन ट्राई कर लेंगे. कूल, चलिए तो लेट्स फर्स्ट डू अ क्विक रिकैप ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. 1, नेटवर्क क्या होता है बेसिकली, तो आई विल से नेटवर्क इज अ लार्ज स्ट्रक्चर व्हिच इज एम्ड एट कोऑपरेशन एंड क्लियरली एम्ड एट BB और SCCC, है ना.
जिसमें हमने देखा कि आपको फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से थर्ड पर्सन कैसे बिलीव करेगा, इसको दिमाग में रखते हुए डिसाइड करना है कि ये नेटवर्क है या नहीं। इनमें जो कंडीशंस दी हुई हैं ये फुलफिल होंगी तो ही आप अपने आप को नेटवर्क का पार्ट मान सकते हो और आईसीआई के पास रजिस्टर कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो नेटवर्क ना तो रजिस्टर कर पाओगे, ना आप अपने आप को नेटवर्क की तरफ प्रेजेंट कर पाओगे। ये सारी कहानी एक्चुअली शुरू हुई थी 2009 में, जब तलाटी साहब हमारे प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा था कि यार ये बिग फोर वगैरह खा जाएंगे, इंडिया की फर्म्स बचेंगी नहीं। अगर अपने को आगे बढ़ना है तो जुड़ाओ, आपस में जुड़ने दो सीए फर्म्स को, और ये छोटी छोटी फर्म्स मिलके नेशनल लेवल की फर्म्स बन सके। तब उन्होंने नेटवर्किंग 2009 में अलाउ करी और 11 में फिर उसके ऊपर अमेंडमेंट गाइडलाइंस आई, जो अभी तक अमेंड नहीं हुई है। तो उसमें ही अलाउ किया, पर उसमें ये कहा कि यार नेटवर्क बना रहे हो तो आप प्लीज उद्देश्य समझो। उद्देश्य क्या होना चाहिए कि आप साथ में मिलके कोऑपरेट करो एक दूसरे के साथ और बड़ा काम करो, ना कि सिर्फ काम लेने के लिए आप म्यूचुअली आपस में मिलके क्या कर रहे हो, टेंडर में अप्लाई कर रहे हो कि हम 10 लोग एक दूसरे को जानते हैं, हमारे सबके बिहाफ पे हमें काम दे दो। आप काम ले भी लोगे, आपस में आपका कोऑपरेशन है नहीं, बाद में दिक्कत आएगी। इसलिए इंस्टीट्यूट का लॉजिक है भैया कि नेटवर्क फॉर्म्स अगर आपको करना है रजिस्टर तो यू शुड एम एट कोऑपरेटिंग, नॉट जस्ट एट सीकिंग बिजनेस। तो that is why there is this particular December 2019 clarification which has come up just for the purpose of seeking work mutually. You cannot just show yourself to be a network, and if you show, that is to be treated as a disciplinary misconduct. Disciplinary actions आपके अगेंस्ट में इनिशिएट कर दिए जाएंगे उस पर्टिकुलर केस में। चलिए, तो हमने क्या डिस्कस किया, नेटवर्क बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। ए, सबसे पहले आपको फॉर्म ए में अप्लाई करना है, एक नाम के लिए अप्रूवल हो जाएगा, फिर फॉर्म के ए मेंबर्स को उसमें रजिस्टर कर दीजिए। फॉर्म्स क्या हो सकती है, एक म्यूचुअल एंटिटी बन सकती है, एलएलपी या पार्टनरशिप फॉर्म, या एक कंपनी को भी आप रजिस्टर कर सकते हो। और जब आप नाम का अप्रूवल ले लोगे उसके बाद फॉर्म ए में अप्रूवल आ जाएगा तो फॉर्म बी में आप अपनी लिस्ट ऑफ फॉर्म्स देके उसको रजिस्टर कर लीजिएगा। कोई भी चेंजेस हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर फॉर्म सी में दे दीजिएगा। इंटरनेशनल नेटवर्क का पार्ट बनना चाहते हो तो फॉर्म डी में आप अप्लाई कर लीजिए। एक भारत में फर्म सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडियन नेटवर्क और फॉरेन नेटवर्क का पार्ट बन सकती है, नो मोर देन दैट। और जब भी आप रजिस्टर करेंगे तो आपको इंडिपेंडेंस, एथिकल रिक्वायरमेंट्स की 2 कंप्लायंसेस करने हैं। नो अदर नेटवर्क फर्म विल प्रोवाइड बुक कीपिंग सर्विसेज, नो अदर नेटवर्क फर्म विल प्रोवाइड अदर सर्विसेज व्हिच इज मोर देन 3 times of the audit remuneration which you get as per the council guidelines which are irrelevant because of section 144। प्लस आप एडवर्टाइज जहां जहां पे भी करने की परमिशन है वहां बता सकते हो कि ये हम नेटवर्क का पार्ट है या ये हम एफिलिएट का पार्ट है। नेटवर्क फर्म का नाम के आगे एंड एफिलिएट यूज किया जाएगा, नेटवर्क के नाम के आगे एंड कंपनी एंड एसोसिएट यूज नहीं करने दिया जाएगा। ओवरऑल आपको एथिक्स का कंप्लायंस करना है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ एमसीक्यूज आपके सामने हैं यहाँ पे। एमसीक्यू 1, नेटवर्क कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एलएलपी, पार्टनरशिप फॉर्म, म्यूचुअल एंटिटी, कंपनी और सोल प्रैक्टिशनर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। एनी ऑफ दीज एक्सेप्ट 5, 1, 2 और 3, ओनली 3। और सही जवाब क्या होगा, एनी ऑफ दीज एक्सेप्ट 5, ऑप्शन बी, क्योंकि सोल प्रैक्टिशनर के नाम से आप नेटवर्क रजिस्टर नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। सीएफ फर्म कैन बी अ पार्ट ऑफ हाउ मेनी नेटवर्क, नो स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन, ओनली 1 नेटवर्क इन इंडिया, ओनली 1 नेटवर्क इन इंडिया और 1 नेटवर्क आउटसाइड इंडिया, ओनली 1 नेटवर्क ऑफ फर्म इन इंडिया एंड 1 नेटवर्क ऑफ फर्म्स आउटसाइड इंडिया। बताओ सही जवाब क्या है। तो सही ऑप्शन इज बताओ 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 बताओ, डी। बहुत बढ़िया। और एमसीक्यू अगर आपको करने हैं तो मैं टेलीग्राम पे आपके साथ और यूट्यूब के चैनल में आपके साथ पोल शेयर करूंगा जिसमें आई विल बी शेयरिंग मोर एमसीक्यूज ऑन दिस। यू कैन ट्राई दोस पर्टिकुलर एमसीक्यूज देयर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। धन्यवाद कैसे, ये तो एक ही प्रोविजन हुआ है। हाँ, ये धन्यवाद मैंने अभी टेम्परली आपको दिया है। इसके साथ हमारा नेटवर्क वाला डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। अब अपन आ जाते हैं रेजिग्नेशन वाले डिस्कशन में। द सेकंड पार्ट ऑफ आवर अमेंडमेंट व्हिच इज ऑडिटर्स विथड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट। इसकी पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी समझा देता हूँ, उसके बाद में आई जस्ट एक्सप्लेन यू दीस प्रोविजंस। दिस इज वेरी वेरी शॉर्ट। व्हाट इट इज, क्या है ये, समझिए। दोस्तों, बैकग्राउंड चाहिए तो समझो। बैकग्राउंड से थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आएगा आपके दिमाग में, क्या है ये मसला। क्या होता था, सीए के रेजिग्नेशन 2019 में लार्ज कंपनीज के ऑडिटर बड़ी संख्या में रिजाइन किए, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट के इतने हार्श प्रोविजन, नफरा आ जाना, इन सबसे ऑडिटर की लाइबिलिटी बड़ी बढ़ गई है, आपकी अकाउंटेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। अब आप तो जानते ही हैं दोस्तों कि आप जिसका ऑडिट कर रहे हैं उसी से फीस भी ले रहे हैं, और आप रिपोर्ट क्वालिफाई करोगे तो कहीं ना कहीं मड स्लिगिंग हो ही जाती है, कीचड़ उछालने वाले काम हो ही जाते हैं। इट इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट कंड्यूसिव एंड अप्रोप्रिएट थिंग्स।
तो निडर होकर ऑडिटर को रिपोर्ट तो मॉडिफाई कर ही देना चाहिए, बट कई बार ऑडिटर जस्ट टू अवॉइड सच inconveniences or let's say animosity, they used to use a more safer option which used to be of resigning from the assignment. तो हमारा सीए बंधु क्या करता था, उसको फ्रॉड श्रॉड मिले, रिपोर्ट नहीं करने की इच्छा, रिजाइन कर देता था। रेजिग्नेशन के लिए कंपनीज एक्ट के सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि आपको 30 दिन में इन्फॉर्म करना है। तो एडीटी 2 फॉर्म में आप इन्फॉर्म कर देते थे कि भैया मैं रिजाइन कर रहा हूँ, इनफैक्ट एडीटी 3 में सॉरी, और उसमें रीजंस देना होते थे। तो कई बार सीए वहां पे रीजंस दे देता था, पर्सनल रीजंस, प्री ऑक्यूपेशन विद अदर वर्क, ताकि ये चीज सामने ना आए कि भैया क्या परिस्थितियां थी जिस कारण से मैं मजबूर हो गया ये ऑडिट छोड़ने के लिए, और क्लाइंट की वो बातें हमारे बीच ही दफन हो जाए। सेबी ने बोला यार ऐसे फिर कैसे काम चलेगा, तो सेबी बड़ा नाराज हुआ, और इसलिए अक्टूबर 2019 ने सेबी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि लिस्टेड कंपनी या अगर उसकी कोई मटेरियल सब्सिडरी है, मटेरियल सब्सिडरी की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स 2015 के अंतर्गत रेगुलेशन 16 में दिया गया कि किसी सब्सिडरी को मटेरियल तब मानते हैं जब वेरी ग्रॉसली अगर मैं कहूं तो वो आपकी इनकम या नेटवर्थ, कंसोलिडेटेड टर्नओवर और नेटवर्थ का 10% या उससे अधिक कंट्रीब्यूट करती है। रेगुलेशन 24 में यही लिमिट 20% होती है, वो आप ऑडिट कमेटी में समझना। तो अगर कोई लिस्टेड एंटिटी है और उसकी कोई मटेरियल सब्सिडरी है, इन दो केसेस पे अगर कोई ऑडिटर रिजाइन करेगा तो सेबी ने बोला ऑडिट कमेटी अगर है तो, नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपल्सरीली स्टॉक एक्सचेंज को कारणों के साथ इंटीमेट करना पड़ेगा कि भैया ऑडिटर रिजाइन कर गया और ये कारण रहे, और हमें ऐसे कारण नहीं चाहिए पर्सनल रीजन, प्री ऑक्यूपेशन, वी वांट रियल रीजंस। ऐसा किसने बोला? स्टॉक एक्सचेंज। इनफैक्ट सॉरी, सेबी ने कहा। किसको कहा? लिस्टेड एंटिटी और उनकी मटेरियल सब्सिडरी की ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। सिर्फ उन्हें क्यों कहा? क्योंकि लिस्टिंग ऑब्लिगेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के शेड्यूल 3 के अंतर्गत, ये सब कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अपन देखते हैं, अगर आप लिस्टेड एंटिटी हैं या फिर उसकी मटेरियल सब्सिडरी हैं तो ऑडिटर के रिजाइन होने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज को इत्तला करना पड़ता है कि भैया हमारा ऑडिटर छोड़ के चले गया और ये कारण है। तो क्योंकि ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी एक सेबी की रेगुलेशन के अंतर्गत दी हुई है, इसलिए मैं लिस्टेड एंटिटी और मटेरियल सब्सिडरी को इन रेगुलेशन से बाध्य कर सकता हूं। तो सेबी ने कहा कि भाई आपको इन्फॉर्म करना होगा, उसमें रीजन देना पड़ेंगे, और सेबी ने सर्कुलर में कहा कि इनफैक्ट नोटिफिकेशन में कहा कि जो ऑडिटर रिजाइन करेगा उसकी जिम्मेदारी है कि अगर वो क्वार्टर खत्म होने के, क्वार्टर का मतलब 3 महीने, कईयों के लिए क्वार्टर कुछ और होता है, क्वार्टर खत्म होने के 45 डेज के अंदर अंदर अगर रिजाइन कर गया तो उसे पिछले क्वार्टर का लिमिटेड रिव्यू होता है आपकी लिस्टेड एंटिटीज में हर क्वार्टरली रिजल्ट का, तो लिमिटेड रिव्यू या ऑडिट जो भी आप कराते हो वो तो कराना ही कराना पड़ेगा, करना ही करना पड़ेगा। और अगर वो क्वार्टर खत्म होने के 45 डेज के बियॉन्ड रिजाइन करके गया तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस तुम निकल जाओ। देन इन दैट पर्टिकुलर केस क्या करना पड़ेगा? अगले क्वार्टर का लिमिटेड रिव्यू ऑडिट करने के बाद ही आप रिजाइन कर पाओगे। यानी मुद्दा एक सिंपल सा कैसा हो गया आपका कि से फॉर एग्जाम्पल जून क्वार्टर एज इन 30th June 2020 से 45 डेज, जुलाई के 31 और अगस्त के 14 अगस्त 20, अगर आप यहां पे रिजाइन कर गए तो आपको जून क्वार्टर का लिमिटेड रिव्यू या ऑडिट जो भी आपकी फर्म कराती है, एंटिटी कराती है, वो करने के बाद ही रिजाइन करने की परमिशन है।
बढ़िया। और अगर आप 14 अगस्त के बाद में रिजाइन करके जाओगे तो फिर आपको सितंबर क्वार्टर का भी लिमिटेड रिव्यू या ऑडिट करना होगा, उसके बाद ही रिजाइन करोगे। यानी अब ऑडिटर फंस गया, आपको फ्रॉड उसको पकड़ में आया तो वो ऐसे बाहर नहीं हो पाएगा। जून क्वार्टर की रिपोर्ट देना होगी और अगर उससे रिलेटेड फ्रॉड है तो वो दिए बिना नहीं जा पाएगा। और अगर आप 3 क्वार्टर पूरे हो चुके हैं, अब आफ्टर 3 क्वार्टर्स इफ यू आर रिजाइनिंग, 3 क्वार्टर के ऑडिट पूरे हो चुके हैं, लिमिटेड रिव्यू पूरे हो चुके हैं, फिर आप रिजाइन कर रहे हो, तो 3 क्वार्टर के रिव्यू करने के बाद रिजाइन करने पे आपको बोल दिया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी आपको ऑडिट करना पड़ेगा, आखिरी क्वार्टर का भी रिव्यू करना पड़ेगा, फिर ही रिजाइन करने देंगे। फिर रिजाइन करने को बचाई क्या हो सकता है भाई, 5 एजीएम के लिए अपॉइंट किया हो तो आपका टर्म और लंबा हो तो आप रिजाइन तो फिर भी कर सकते हो, बट इस साल का ऑडिट करने के बाद। अब मुद्दा क्या हुआ था, ये सेबी ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब सेबी ने नोटिफिकेशन जारी किया तो सेबी किसके ऊपर लागू होता है भाई, कंपनी के ऊपर। पर ये नोटिफिकेशन में कंप्लायंस की ऑब्लिगेशन किसके ऊपर आ गई, ऑडिटर के ऊपर। तो इसके लिए ऑडिटर ने बोला यार मुझे फॉलो करना भी है या नहीं, तो दिसंबर 2019 में आईसीआई ने एक सर्कुलर जारी किया कि सेबी के नोटिफिकेशन को सीए को कंप्लाई करना पड़ेगा। इनफैक्ट अक्टूबर में ही सीए ने आईसीआई ने एक इम्प्लीमेंटेशन गाइड दी थी सेबी के सर्कुलर के अंतर्गत, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई आपको क्या करना चाहिए, यू शुड फॉलो द गाइडलाइंस। पर वो क्या था, गाइडलाइन थी, रिकमेंडेटरी था, इट वाज लाइक अ गाइडेंस नोट। तो फिर बाद में नोटिफिकेशन जारी किया कि ये करना अनिवार्य है। और ये जब आप रिजाइन करोगे तो आपको कैसे करना है, उसका पूरा प्रोसीजर है जो सेबी के नोटिफिकेशन में दिया गया है, जिसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने इम्प्लीमेंटेशन गाइड दिया गया है, विच इज समथिंग विच यू कैन वेरी क्विकली एंड इजीली स्टडी फ्रॉम द चार्ट। इसके डिटेल नोट्स भी अवेलेबल है अपनी फास्ट की वेबसाइट, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप प्रोविजंस बस सुन लीजिए क्या है। अगर ऑडिटर रिजाइन करता है, कहाँ से, लिस्टेड एंटिटी या उसकी मटेरियल सब्सिडरी से, तो फिर उसे अपना रीजन विद डिटेल कम्युनिकेट करना होगा। किसको, तो स्टॉक एक्सचेंज को कम्युनिकेट करना है। कौन कम्युनिकेट करेगा, ऑडिट कमेटी अगर नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ऑडिटर कम्युनिकेट नहीं करेगा, ये जिम्मेदारी ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। कितने समय में, रेजिग्नेशन के 24 घंटे के अंदर अंदर ही कम्युनिकेट करना है। तो ये एंटिटी को कम्युनिकेट करना है, समझ में आया आपको, ऑडिटर को नहीं। तो ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, ये देख लो। ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि अगर उसने रिजाइन करना है तो क्या ध्यान रखना है, 45 डेज में कर गया तो लास्ट क्वार्टर का करके जाना, आफ्टर 45 डेज करेगा तो अगले क्वार्टर का भी करके जाना, यानी रिजाइन अभी कर ही नहीं पाओगे। और लास्ट क्वार्टर का ऑडिट कर चुके हो तो फिर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट करना पड़ेगा। ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है 3 क्वार्टर के बाद रिजाइन किया तो, 3 क्वार्टर का लिमिटेड रिव्यू या ऑडिट करने के बाद रिजाइन किया तो ये नियम लगेगा, ठीक है। और इसमें ये जरूर है कि अब आप रिजाइन करोगे और आपको सपोज नेक्स्ट क्वार्टर का ऑडिट या लिमिटेड रिव्यू करके जाना है, तब आपको मालूम है आप कि रिजाइन करने वाले हो, तो हो सकता है क्लाइंट आपको कोऑपरेट ना करे। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने कहा है कि यू हैव द राइट टू गिव अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इफ यू डोंट गेट कोऑपरेशन, ठीक है। अब सेबी ने क्या ऑब्लिगेशन डाली है, किसके ऊपर, ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। और आईसीआई ने इम्प्लीमेंटेशन गाइड में क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कि जब भी आपको रिजाइन करना हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ऑडिट कमेटी के चेयरमैन को कम्युनिकेट करोगे। कौन करेगा भाई, सीए, कि यार ये रीजन के कारण मैं रिजाइन कर रहा हूँ। और ऑडिट कमेटी के चेयरमैन की जिम्मेदारी है कि उसको इमीडिएटली मिलना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल सकता अगली मीटिंग जब आएगी तब मैं मिलूंगा, और आपसे वो मुद्दे डिस्कस करे। अगर आपको डेटा नहीं मिल रहा है, कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, इस कारण से आप रिजाइन कर रहे हो, तो फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से और ऑडिट कमेटी से ये बात डिस्कस करके उसका क्या डिस्कशन निकल के आता है वो ऑडिटर और कंपनी मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा। लेकिन इनके बाद भी अगर ऑडिटर रिजाइन करने की बात करता है तो फिर ऑडिटर से एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में डिटेल में रीजंस लिए जाएंगे कि वो क्यों रिजाइन कर रहा है, और फिर उसके बाद में ऑडिट कमेटी को उन रीजंस को डिस्कस करना है। और ऑडिट कमेटी को उन रीजंस को डिस्कस करके उसका एक डिटेल डिस्कशन क्या हुआ है वो स्टॉक एक्सचेंज को फिर से इंटीमेट करना है, नॉट लेटर देन 24 आवर्स फ्रॉम द नेक्स्ट ऑडिट कमेटी मीटिंग। यानी कि यूं समझ लो कि एक तो जब ऑडिटर रिजाइन कर गया उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको इत्तला करना है स्टॉक एक्सचेंज को कि ऑडिटर रिजाइन कर गया। दूसरा, ऑडिटर रिजाइन कर गया उसके बाद ऑडिट कमेटी की मीटिंग की जो भी ड्यू डेट है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या डिस्कशन निकला, आपका ऑडिटर क्यों रिजाइन करके गया था, उसके पीछे क्या रीजंस थे, पूरा एनालिसिस आपको कब देना पड़ेगा, आफ्टर विद इन 24 आवर्स ऑफ द नेक्स्ट ऑडिट कमेटी मीटिंग लेटेस्ट, इस समय में आपको एक्सचेंज को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑडिट कमेटी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि रेजिग्नेशन के बाद मैनेजमेंट से डिस्कशन करो रेजिग्नेशन का और अपने कमेंट स्टॉक एक्सचेंज को दो, नॉट लेटर देन 24 आवर्स ऑफ द नेक्स्ट ऑडिट कमेटी मीटिंग,
नेक्स्ट टू द ऑडिटर्स रेजिग्नेशन जब भी होता है। ध्यान रखना है सारे प्रोविजन तब लागू होते हैं जब ऑडिटर रिजाइन कर रहा है। अगर ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो गया तो ये कोई भी प्रोविजन लागू नहीं होंगे। एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लिस्टेड एंटिटीज एंड देयर मटेरियल सब्सिडरी। तो ये आईसीआई की इम्प्लीमेंटेशन गाइड है और ये नियम है, आपके प्रोविजंस हैं, और इसी को बेसिकली क्या कहा जाता है, ऑडिटर्स ऑब्लिगेशन इफ ही इज रिजाइनिंग फ्रॉम अ लिस्टेड एंटिटी or in case if he decides from resigning from a material subsidiary of a listed entity, material subsidiary as defined under SEBI LODR 2015। ठीक है, तो आरटीपी में आपके पास ये दो अमेंडमेंट्स हैं जो अपन ने कवर कर लिए हैं। इनके नोट्स भी आपके साथ रेडी हैं, ये भी आप देख सकते हो। एंड दिस इज समथिंग विच कवर्स व्हाट वी कैन से इज हमारा जो डिस्कशन हमने करना था उसका एक पार्ट अब हमने कवर कर लिया। कौन सा पोर्शन वी हैव कवर्ड, एक्सक्यूज मी, so we've covered basically part 1 RTP 2020, and now what we have is we have the part 2 which is study material 2020 जिसमें there are some amendments with respect to audit committee, corporate governance and NBFC जो अगले लेक्चर में मैं आपके साथ पूरे शेयर कर लूँगा, और फिर अगले लेक्चर में we will complete with all the MCQs। धन्यवाद।